आज हम जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी। आज आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिन भी है। इसका आज हम जीवनी जानना चाहेंगे और जीवनी जरूर जानना चाहिए। ये देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है लौह पुरुष के बारे में। लौह पुरुष के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। लौह पुरुष क्या, चलिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को जन्म हुआ और 15 दिसंबर 1950 का इनकी मृत्यु। सरदार वल्लभ भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का विश्वमार्ग और लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए आगे और इसके आगे हम निकलते हैं, आगे देखते हैं इसकी आरंभिक जीवन। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादिद ग्राम में हुआ था। उनके पिता झेबर भाई पटेल एक साधारण किसान और माता लाडबाई एक साधारण महिला थी। बचपन से ही पटेल कड़ी मेहनत करते आए थे। बचपन से ही वे परिश्रमी थे। खेती में बचपन से ही पटेल अपने पिता की सहायता करते थे और पटेलाद की NK हाई स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने 1896 में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की। स्कूल के दिन से ही वे होशियार और विद्वान थे। यानी होशियार और विद्वान होता है, होशियार लिख दिया, ये जो है ना होशियार और विद्वान होता, होशियार ठीक भी है। चलिए आगे बढ़िए। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद उनके पिता ने उन्हें कॉलेज भेजने का निर्णय लिया था, लेकिन वल्लभ भाई ने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद लगभग 3 साल तक वल्लभ भाई घर पर ही थे और कठिन मेहनत करके जिले के नेता की परीक्षा पास की तैयारी कर रहे थे और वह परीक्षा उन्होंने अच्छे गुणों से पास भी की थी। बाद में उन्हें बड़ी मेहनत से बैरोस्टर की उपाधि संपादन कर ली और साथ ही देश सेवा में कार्य करने लगे। चलिए आगे और देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं में से एक थे और साथ ही भारतीय गणराज्य के संस्थापक जिनको में से एक थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया और देश की एकता को सूत्र में बांधने में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। उन्होंने भारत को एकता की सूत्र में बांधने और आज़ाद बनाने का सपना देखा था। भारत और दूसरी जगह पर वे सरदार के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए और इसके आगे देखते हैं। राजनीतिक जीवन इसका देखिए। गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवा ICS का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उनके पुत्र बिपिन भाई पटेल द्वारा स्वीकार किया गया। सरदार पटेल जी के सम्मान में अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। आगे देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यानी वर्तमान प्रधानमंत्री ने नर्मदा जिले में सरदार पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया। इसका नाम एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। सरदार पटेल की यादों को ताज़ा रखने के लिए अहमदाबाद के शाहीबाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी में सरदार पटेल की 3D संग्रहालय तैयार किया गया है। चलिए आगे और देखते हैं। आगे और देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नवंबर 1917 में पहली बार गांधी जी से सीधे संपर्क में आए। 1918 में अहमदाबाद जिले में अकाल राहत का बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन किया। अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड से गुजरात सभा की अच्छी धनराशि मंजूरी करवाई, जिससे इन्फ्लुएंजा जैसी महामारी से निपटने के लिए एक अस्थायी हॉस्पिटल स्थापित किया। 1918 में ही सरकार द्वारा अकाल प्रभावित खैरा जिले में वसूले जा रहे लैंड रेवेन्यू के विरुद्ध नो टैक्स आंदोलन को सफल नेतृत्व कर वसूली को माफ़ करवाया। गुजरात सभा को 1919 में गुजरात सूबे की कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके सचिव पटेल तथा महात्मा गांधी बने। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। 1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी धोती कुर्ता और चप्पल अपनाए तथा विदेशी कपड़ा की होली जलाई। अहमदाबाद म्यूनिसिपल चुनाव में सभी ओपन सीटों पर जीत दर्ज की।
ओपन सीट पर जीत दर्ज की। तिलक स्वराज फंड के लिए 10 लाख रुपये एकत्रित किए। केवल गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 लाख सदस्य बनाए। गांधी से मिलकर गुजरात विद्यापीठ स्थापित करने का निर्णय किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। और इसके आगे बढ़ते हैं। आगे ये गुजरात प्रदेश कमेटी के पहले अध्यक्ष बने। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फरवरी 1913 में गुजरात भारत लौटकर सरदार पटेल अहमदाबाद में बस गए। तेजी से उन्नति करते हुए अहमदाबाद अधिवक्ता वार में अपराध कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीके और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए जाने जाते थे। वह अहमदाबाद के फैशन प्रस्त गुजरात क्लब में ब्रिज के चैंपियन होने के कारण भी विख्यात थे। 1917 तक वे भारत की राजनीतिक गतिविधि के प्रति उदासीन रहे। और आगे देखते हैं। सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल गए, जेल के अंदर बाहर हुए। हालांकि जिस चीज़ के लिए इतिहासकार हमेशा सरदार पटेल के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, वह थी उनकी और जवाहरलाल नेहरू की प्रतिस्पर्धा। सब जानते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल ही गांधी जी के बाद दूसरे सबसे प्रबल दावेदार थे, किंतु मुस्लिम के प्रति सरदार पटेल की हठ धर्मता की वजह से गांधी ने उनसे नाम आपस दिलवा दिया, यानी गांधी से आपस दिलवा दिया नाम, मुस्लिम हठता के कारण। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी पटेल एक प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार भी गांधी जी के नेहरू प्रेम ने उन्हें अध्यक्ष नहीं बनने दिया। कई इतिहासकार यहाँ तक मानते हैं कि यदि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने दिया गया होता तो चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भारत पूर्ण विजय मिलती, परंतु गांधी जी के जगजाहिर नेहरू प्रेम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। आगे चलते हैं। गांधी प्रेम होगा। गांधी के प्रति श्रद्धा। देखिए, इनका गांधी के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थे, जिसको कहा जाता है महात्मा गांधी के प्रति सरदार पटेल की अटूट श्रद्धा थी। गांधी जी की हत्या से कुछ क्षण पहले निजी रूप से उनसे बात करने वाले पटेल अंतिम व्यक्ति थे। उन्होंने सुरक्षा में चूक को गृह मंत्री के नाते अपनी गलती माना। उनकी हत्या के सदमे में वे उबर नहीं पाए। गांधी जी की मृत्यु के 2 महीने के भीतर पटेल का भी दिल दौरा पड़ा था, यानी 2 महीना गांधी जी की मृत्यु के बाद ये भी मर गए। चलिए और आगे देखते हैं। नेहरू जी से संबंध। नेहरू जी से कैसा संबंध रहा? नेहरू क्या थे? जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, जबकि सरदार पटेल गुजरात के कृषक समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों ही गांधी जी के निकट थे। नेहरू समाजवादी विचारों से प्रेरित थे। पटेल बिजनेस के प्रति नरम रुख रखने वाले खाँटी हिंदू थे। नेहरू से उनके संबंध मधुर थे, लेकिन कई मसलों पर दोनों के मध्य मतभेद भी थे। कश्मीर के मसले पर दोनों के विचार भिन्न थे। कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थ बनाने के सवाल पर पटेल ने नेहरू का कड़ा विरोध किया था। क्या था? चलिए, कश्मीर समस्या को सिरदर्द मानते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच 2 पक्षीय आधार पर मामले को निपटाना चाहते थे। इस मसले पर विदेशी हस्तक्षेप के वे खिलाफ थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव के 25 वर्ष बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा था, निसंदेह बेहतर होता यदि नेहरू को विदेश मंत्री और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। यदि पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो वे प्रधानमंत्री पद पर अवश्य पहुँचते, जिसके लिए संभवतः वे योग्य पात्र थे। भारत के देशभक्तों में एक अमूल्य रत्न सरदार पटेल को भारत सरकार ने सन 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। 31 अक्टूबर उनकी जयंती पर अपनी भावांजलि के साथ साथ सत नमन करते हैं। चलिए और आगे। विचार इसका क्या था, ये भी देख लीजिए। विचार क्या था सरदार वल्लभ भाई पटेल का? जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में, इसलिए चिंता की कोई बात ही हो ही नहीं सकती। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकालने की आशा नहीं रखनी चाहिए। हमें अपमान सहना सीखना चाहिए। ये विचार थे उनके। बोलने की मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो जाए, पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का मजबूत हाथों से सामना कीजिए। चलिए, आपकी अच्छाई मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए, अन्याय और मजबूत हाथों से कीजिए। यहाँ तक कि यदि हम हजारों की दौलत गवा दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर एवं सत्य में विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। स्वतंत्र भारत में कोई भी भूख से नहीं मरेगा। अनाज निर्यात नहीं किया जाएगा, कपड़ों का आयात नहीं किया जाएगा। इसके नेता ना विदेशी भाषा का प्रयोग करेंगे, ना दूरस्थ स्थान समुद्र स्तर से 7000 फीट ऊपर से शासन करेंगे। इसके सैन्य खर्च भारी नहीं होंगे। उसकी सेना अपने ही लोगों या किसी और की भूमि को अधीन नहीं करेगी। इसके सबसे अच्छे वेतन पाने के
पाने वाले अधिकारी इसके सबसे कम वेतन पाने वाले सेवकों में से बहुत ज़्यादा नहीं कमाएंगे। और यहाँ न्याय पाना ना खर्चीला होगा ना कठिन होगा। यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि देश स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र है, इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। एक भारतीय को यह अब यह भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, एक सिख या जाट, या उसे यह याद होना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे इस देश में हर अधिकार और कुछ जिम्मेवारियां भी। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते व्यक्ति रास्ता खोजते, एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। और जब तक उसे ठीक ढंग से सामंजस्य में ना लाया जाए, एकजुट ना किया जाए, तब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं बन जाती है। थैंक यू।